हेलो बच्चों, दिस इज मनोज नायक फ्रॉम मनोज नायक फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी समय हो गया, 10th के लिए आईसीएसई बोर्ड के लिए कोई लेक्चर अभी तक नहीं आया। और बच्चों आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जेई और नीट के जो बैचेज हैं, टारगेट बैचेज हैं, उनमें थोड़ा सा मैं व्यस्त था। इस कारण से आप के लिए काफ़ी दिनों से कोई वीडियो, कोई लेक्चर्स अभी नहीं बना पाया। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, क्लास 10th के लिए भी रेगुलर वे में मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों आपको पता है, 9th-10th में कहीं पढ़ा होगा, ये जैसे मैंने एक स्फीयर बनाया, इसको आप अर्थ मान लीजिए। अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, राइट। और अर्थ के ऊपर कोई छोटा सा एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, राइट। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 9th में पढ़ते हैं, g होता है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अर्थ क्या करती है बच्चों, अपने सेंटर की तरफ इस m मास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ये यहां पर इसका अट्रैक्शन फोर्स बनता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बच्चों ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स, जिसको हम वेट बोलते हैं, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो ये वाला जो मास है, इस मास m पर अर्थ ने एक फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स को नेम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट ऑफ दिस मास। ठीक है, वेट ऑफ दिस ब्लॉक और वेट ऑफ दिस पार्टिकल। तो वो वेट बना W इक्वल टू mg, राइट। आप ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन है यहां सेंटर ऑफ अर्थ। एक और छोटा सा पार्टिकल है, इसका वेट यहां बनेगा, इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। एक और पार्टिकल यहां कहीं ले लूं, m, तो अर्थ इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसका वेट भी, इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगी। यहां कोई एक पार्टिकल है स्मॉल m, और ये भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका भी एक mg वेट बनेगा, राइट। तो सपोज ये W1 है, ये W2 है, यहां का सपोज W3 है, ये W4 है, एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये सारी जो लाइंस हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये आपस में बच्चों पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आपने माना है, पार्टिकल बहुत बहुत दूर रखे हुए हैं, और इसलिए इन पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं है। लेकिन एक और बात करते हैं, देखिएगा, हम यहां पर फिर से एक अर्थ ले लेते हैं, ये फिर से एक अर्थ ले लेते हैं, राइट, और ह्यूज अर्थ ले लेते हैं। और अर्थ तो ह्यूज होती है। सोचो, एक छोटा सा पार्टिकल लिया मैंने, यह छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया इस अर्थ की सरफेस पर, यह अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इन ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ अगर मैं फोर्स बनाऊं, तो आप देखेंगे ये अप्रॉक्स लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो जब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो अर्थ इन सभी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसकी जो डायरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वो सपोज यहां पर हम देखें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसको W1 मान लेता हूं।
इस वाले फोर्स की डायरेक्शन W2, इस वाले की W3 एंड दिस वन इज W4। आप देख रहे हैं सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उन पर अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन ये डायरेक्शन, ये लाइंस अप्रॉक्स पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बहुत ज्यादा साइज की है और उसके कंपैरिजन में ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले वेट की डायरेक्शन कैसी होगी? आपस में पैरेलल होगी। ओके, सो ये पैरेलल हो गए। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स की नेट वेट, नेट फोर्स अर्थ कितना अप्लाई कर रही है, तो वो नेट वेट होगा सपोज W। अच्छा, सबकी डायरेक्शन सेम है तो सारे पार्टिकल्स पर लगने वाला जो इंडिविजुअल फोर्स है उन सबका हम सम कर लें तो नेट फोर्स आ जाएगा। मींस जो सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल वेट हैं उन सभी वेट को अगर मैं सम कर लूं, ऐड कर लूं, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास नेट वेट आ जाएगा। तो W इक्वल टू हुआ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन, और पार्टिकल्स होंगे, सबको ऐड करना है। ओके बच्चों, राइट। तो ये जो वेट है ये पूरे ऑब्जेक्ट का वेट है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इस वेट को हम इस पूरे ऑब्जेक्ट में कहां अज्यूम करें, किस पॉइंट पर अज्यूम करें? अर्थ इस पूरे ऑब्जेक्ट पर किस पॉइंट पर फोर्स ये W लगा रही है? तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है या देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिस पॉइंट के अबाउट, सपोज ये पॉइंट जो भी है, इस पॉइंट के अबाउट जितने सारे यहां पर वेट लग रहे थे सभी पार्टिकल्स के, W1 W3 W4 W5, सभी पार्टिकल्स का नेट मोमेंटम, सभी पार्टिकल के वेट का नेट मोमेंटम 0 हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के अबाउट, जैसे यहां थोड़ा सा अगर ध्यान दो, इधर W1 है W2 है, तो W1 का मोमेंट क्या होगा? इधर W1 डाउनवर्ड, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे W2 है तो ये इस पॉइंट पर एक हम और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट से इस पर यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इधर W3 है, इससे भी हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। W4 है, इस W4 पर इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो आपको फोर्स का मोमेंट पता है, जैसे W1 का उस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा? W1 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सपोज अगर A है तो ये W1 इंटू OA हो जाएगी। अच्छा, ये जो W1 है इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, W2 भी इस O के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, W3 W4 और जो इधर इस साइड होंगे, राइट साइड में जो होंगे, सभी O के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। राइट, तो जितने क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहे हैं या जितने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहे हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज का बल या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल होना चाहिए, जिससे कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और टॉर्क को मोमेंट भी बोलते हैं। तो सभी के सभी जो पार्टिकल्स हैं उनका किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर नेट मोमेंट 0 है तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, सो दिस O विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और पूरा का पूरा नेट वेट इसी O के अबाउट ही, इस O पर ही लग रहा होगा। अर्थ इस पूरे ऑब्जेक्ट पर, इस O पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। राइट, ठीक है, तो ये यहां पर इसको W मान सकते। तो अब बच्चों आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आखिर डेफिनेशन क्या हुई, क्या डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की होगी, तो आप क्या लिखोगे या क्या बताओगे? चलिए देखते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सो वी कैन से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ a body is the point
about which the vector सम। यहां बच्चों आपकी जो बुक है उसमें एल्जेब्रिक सम लिखा होगा, मोस्ट करेक्ट होना चाहिए वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इज 0। तो एक ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वेक्टर सम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको ऐड करते समय हमें इनकी डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है। जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG, अब इसके यहां पर इस साइड में मान लो कि ये दो पार्टिकल हैं और इनका वेट है W1 W2। इधर सपोज 3 पार्टिकल हैं, यहां है W3 W4 और ये W5, राइट। तो इस O के अबाउट ये दोनों जो दिख रहे हैं ना W1 W2, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसको कैसे घुमाएंगे आप देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने पॉजिटिव अज्यूम किया था। ये O के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ये इन सबको कैसे घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने टॉर्क या मोमेंट लिया था वो क्लॉकवाइज लिया था, यानी नेगेटिव लिया था। तो इसका मतलब हमें इनका सम, इन सभी मोमेंट का सम निकालते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट मोमेंट क्या आ रहा है इसका, ठीक है, और इसका सबको हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड करेंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 तो तभी आएगा ना जब इसका और इसका मोमेंट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव हो। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हुआ, क्लॉकवाइज नेगेटिव हुआ। इसीलिए वेक्टर सम का मतलब है कि अगर हमें इन सारे वेट का मूवमेंट 0 चाहिए तो 0 तब आ सकता है ना कि जब कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, तभी तो उनका नेट सम 0 आ सकता है। तो इसलिए यहां पर वर्ड होना चाहिए बच्चों वेक्टर सम, राइट। तो ये ध्यान रखना आप। तो बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ और पॉइंट समझें। जो लोकेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो किसी बॉडी जिसका कुछ मास है उस पर उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ बॉडी। बच्चों अगर हम उस बॉडी का शेप चेंज कर दें, उस बॉडी को डिफॉर्म कर दें, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वेट का या मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म वायर। एक मेरे पास एक जैसे पेन है या कोई वायर है, यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब कहीं पर मोटा नहीं हो, बीच में कहीं पतला नहीं हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक मिड पॉइंट पर मिलेगी, इस पूरे वायर के ठीक मिड पॉइंट पर होगी, राइट। इसके बाद एक पॉइंट और है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो जरूरी नहीं है कि मटेरियल के अंदर ही हो, वो मटेरियल के बाहर भी हो सकती है, राइट। विद इन द मटेरियल हो सकती है एंड आउटसाइड द मटेरियल भी हो सकती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल मैं यहां आपको करके भी बता सकता हूं। यहां पर देखिए, जैसे कुछ अभी एग्जांपल हम लेंगे तो वहां हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई मटेरियल्स में अंदर भी है। अब जैसे ये है, मान लो यही यहां पर एक मैं एक मिनट वेट करिए, ये मैं यहां, अब देखिए बच्चों जैसे एक रिंग है मेरे पास, ये रिंग ले ली मैंने, ठीक है। अब ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर पर होगा, राइट। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर है तो ये जो पॉइंट है ये तो इस मटेरियल के अंदर नहीं आया, मटेरियल के बाहर है। अब यही अगर ये डिस्क होती तो डिस्क तो कैसी होती है बच्चों, सॉलिड होती है। तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस डिस्क के सेंटर पर आता, मतलब मटेरियल के अंदर आता, ठीक है। तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी
मटेरियल के अंदर हो और यह भी हो सकता है कि वो मटेरियल के बाहर हो, राइट। तो कुछ ऑब्जेक्ट हम देखें कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां कहां हो सकती हैं, उनको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम रॉड की। रॉड, एक मेरे पास रॉड है, सिंपल यूनिफॉर्म रॉड है। तो अगर मेरे पास एक सिंपल यूनिफॉर्म रॉड है, ये रॉड मैं बना लेता हूं यहां पर, चलिए इससे रॉड बना लेता हूं, ये रॉड है। आपसे पूछा जाए कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, तो बच्चों ये होगी बिल्कुल यहां ठीक सेंटर पर, राइट। क्योंकि दोनों तरफ का मास, दोनों तरफ का जो वेट है वो सेम होना चाहिए, इधर भी और इधर भी लेंथ भी सेम होना चाहिए, तो सेंटर पर आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे निकालना हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां निकालें, कैसे निकालें, तो बच्चों क्या होता है, आप ऐसे इमेजिन किया करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर इसको मैं हिंज कर दूं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पाइवट कर दूं ऐसे और फिर छोड़ दूं इसको, ये जो रॉड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस होती है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये बैलेंस होगी, मतलब ये रोटेट नहीं होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर इसको रख दिया जाए, एक नीचे कोई कील टाइप की रख दी जाए, पिन टाइप की इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रख दें, तो धीरे से छोड़ दें, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब वो रोटेट नहीं होती। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे भी ऐसे रोटेट नहीं होगी और ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी रोटेट नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं, मान लो निकालना हो मुझे प्रैक्टिकली, तो जैसे एक मैंने रॉड ले ली, इसको ऐसे दोनों उंगलियों पर रख दो ऐसे। अब दोनों फिंगर्स को बिल्कुल पास पास लाओ, धीरे धीरे पास पास लाओ, धीरे धीरे पास पास लाएंगे तो जिस पॉइंट पर आकर के ये बैलेंस होगी, देखो गिर नहीं रही ना, ये दोनों फिंगर्स बीच में आ गई, तो यही पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके अबाउट मैं यहां पर धीरे से रखूंगा, तो ये जो पेन है बिल्कुल आप देखेंगे इस पॉइंट पर बैलेंस होगा, ना तो इधर वाली साइड नीचे जाएगी ना इधर वाली साइड नीचे या ऊपर जाएगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ऐसा ही हर ऑब्जेक्ट के केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क है। अब सर्कुलर डिस्क है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, ये मेरे पास एक डिस्क है, राइट, ये डिस्क हो गई, सर्कुलर डिस्क है। और ये डिस्क जो है ना, वो बच्चों ये मान के चलो कि ये डिस्क है, मतलब इसके अंदर सॉलिड है, राइट। डिस्क तो तभी होगी ना जब ये पूरे अंदर से सॉलिड होगी। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इसके सेंटर पर होगी, मतलब ये जो डिस्क है वो इस पॉइंट सेंटर के अबाउट बैलेंस होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हुआ, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हुआ। और हम देखें, एक मेरे पास सॉलिड या हॉलो स्फीयर है। अगर मेरे पास कोई सॉलिड या हॉलो स्फीयर होता, तो सॉलिड या हॉलो स्फीयर, ये मेरे पास एक स्फीयर है, तो या तो ये सॉलिड हो या हॉलो हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सेंटर जो होता है यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, चलिए सिलेंडर की बात करते हैं। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, यहां होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड कोन है, कोन की बात करते हैं, कोन है मेरे पास, राइट। तो एक कोन बना लेते हैं, ये मेरे पास एक कोन हो गया, ठीक है, ट्राइंगल टाइप का दिख रहा होगा, इसको मैं कोन, परफेक्ट कोन बना देता हूं। ये ऐसा एक कोन है, नीचे सर्कल होता है। तो इस कोन का जो ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो नीचे सेंटर है ना, यहां से बेस जो है, ये बेस है, इसके सेंटर से ये होती है बच्चों ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो h/4 डिस्टेंस पर, कितनी पर, नीचे से h/4 डिस्टेंस पर, और h क्या है, इस पूरे कोन की टोटल हाइट है। तो ये बेस से h/4 डिस्टेंस पर यहां पर बैलेंस होता है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अगर मैं सर्कुलर रिंग ले लूं,
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा, सॉलिड कोन का। अगर मेरे पास एक हॉलो कोन होता तो, चलिए यहां हॉलो कोन ले लेता हूं, ये हॉलो कोन है, ये तो सॉलिड था पूरा, ये कैसा था, सॉलिड कोन था, राइट। हॉलो कोन में यही बच्चों h/3 पर होता है। कितने पर होता है, हॉलो कोन में h/3 पर। तो सेंटर से अगर मैं h/3 पर जाऊं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, राइट। तो आप ध्यान रखिए, हॉलो में h/3 पर और सॉलिड में h/4 पर। सर्कुलर रिंग की अगर बात करें, सर्कुलर रिंग, देखिए सर्कुलर रिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है, सर्कुलर रिंग, ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग के ठीक सेंटर पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब एक और प्लेन लेमिना ले लें, प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना कुछ इस तरह से होता है, ट्राइंगल शेप का, ये प्लेन लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसकी जो मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां होता है, जहां पर ये मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, यही मीडियन होती है बच्चों। तो यहां पर ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम है और ये रहा पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम में कहा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल बनाओ। एक हम यहां पर डायगोनल बनाते हैं, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये हो गया, तो ये वाला जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, बैलेंस होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द होल ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होता है, बैलेंस होता है, वो ऐसे ऊपर नीचे रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब आप अपनी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 1B है उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उसमें अगर कोई आपको डाउट्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर में डाउट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन नंबर को पोस्ट करिए या क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं आपके जवाब दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेट करिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।